नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश में एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। ध्यान रखना है, विधायिका के द्वारा मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन नहीं किया गया, सीधी अधिसूचना जारी की गई और उसके माध्यम से भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन कर दिया गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्य के योजना मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, उस समय अर्थात 24 अक्टूबर 1972 को योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होंगे। तो कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर दयाराम नाग बने थे। तो आपको प्रकाश चंद्र सेठी और डॉक्टर दयाराम नाग का नाम याद रख लेना। और दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, फिर वही चीज जो हमने कल चर्चा में शामिल की थी कि वर्ष 2020 में राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया। और दोस्तों, 28 अगस्त 2023 को इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया। दोस्तों, वर्ष 2007 में जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका नाम एक बार बदला गया था। वो नाम आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है, क्योंकि चर्चा हम कर चुके हैं। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना तो हुई थी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसलिए आर्थिक नियोजन का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, ठीक है। जो नई पंचवर्षीय योजना गठन के बाद शुरू हुई है, पहली नई पंचवर्षीय योजना, वह तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना से मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का आरंभ माना जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रख लेना है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का एक कमेंट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा है कि सर आप 3 मार्च से पहले, क्योंकि 3 मार्च से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इस सीरीज को कंप्लीट करा दें। तो दोस्तों, 3 मार्च के पहले इस सीरीज को जॉब के साथ साथ कंप्लीट कराना। जॉब के साथ मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, बहुत ही सीमित समय होता है मेरे पास वीडियोस के लिए। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए जाए, लेकिन समय अभाव के चलते मैं ऐसा नहीं कर पाता। और फिलहाल बीच में ऐसी कोई छुट्टियां भी मुझे नहीं मिल रही हैं। तो 3 मार्च तक इस सीरीज को कंप्लीट कराना तो मुश्किल है, लेकिन वे विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सम्मिलित होंगे, उनको मेरा सुझाव रहेगा कि जितना हम इस सीरीज में कवर कर पाते हैं 3 मार्च तक, उतना आप इस सीरीज से कवर करें। और दोस्तों, एक एमपी जीके की सीरीज हम पहले भी चला चुके हैं अपने चैनल पर, बचा हुआ पोर्शन आप उस सीरीज से कवर करें। हालांकि हमारी यह सीरीज बहुत ज्यादा अपडेटेड होगी, बहुत ज्यादा कंटेंट इस सीरीज में उसकी तुलना में होगा, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं से अच्छा कुछ बेटर 3 मार्च तक जहां तक हम पहुंच पाते हैं वहां तक यहां से कवर करें। और बाकी आप उस दूसरी जो हमारी पहले वाली सीरीज है, इवन मैं कहूंगा इस चैनल की दोस्तों सबसे पुरानी, सबसे पहली सीरीज है वो, तो उसके माध्यम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताते भी जाना है आपको मजा आ रहा है वीडियो में, आप वीडियो को एंजॉय कर पा रहे हैं पढ़ते पढ़ते या नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना से। लेकिन दोस्तों, आर्थिक नियोजन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, इस बात को नहीं भूलना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 और इसका उद्देश्य था केंद्र सरकार की तर्ज पर ही कृषि को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रखा गया था। और दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में ही चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना और गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया गया। इन दोनों के दोस्तों सन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हमने चर्चा कर ली है तो मेरा अधिकार और आपका कर्तव्य बनता है। मेरा अधिकार है प्रश्न पूछूं, आपका कर्तव्य है उनके आप जवाब दें, ठीक। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 1956 से 1961 पहली पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार ने कृषि को बढ़ावा दिया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में
केंद्र सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा दिया था, तो हमने भी बढ़ावा दे दिया। और गांव तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही मध्य प्रदेश के नेपानगर में नेशनल न्यूज प्रिंटिंग कारखाना स्थापित हुआ। और दोस्तों, गांधी सागर बांध में जल विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। इन दोनों बातों को याद रखना है। प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि न्यूज प्रिंटिंग कारखाना, नेशनल न्यूज प्रिंटिंग कारखाना नेपानगर का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार से आपको चीजों को ध्यान रखना है। फिर बारी आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि है दोस्तों 1961 से 66, इसे भी आप ध्यान रखें। और इसमें दोस्तों कृषि एवं उद्योग दोनों को साथ में बढ़ावा देने का निश्चय किया गया था। यदि बात करें तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1961 में मृगनयनी एम्पोरियम स्थापित किए गए। दोस्तों, इसका एक अन्य नाम भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और 28 दिसंबर 1961 को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। दोस्तों, 1961 में हमने 4 जोड़ा था तो 1965 बना था। 1965 में हमने फिर 4 जोड़ा था तो 1969 बना था। हमने चर्चा क्या की थी? 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई। 1965 में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई और 1969 में राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से हमने चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास किया था अपने पिछले वीडियो में, इन 3 सन के आधार पर, और इनमें 4-4 वर्ष ऐड करते हुए। तो आपको वो चीजें याद होंगी। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए अब अगली चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही वर्ष 1964 में भोपाल के अंदर BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी। किस देश की सहायता से हुई थी? कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक, फिर बारी आती है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली। जो ये 3 वर्षों का अंतराल हमें देखने को मिला, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, यह क्यों था और इसे हम क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं उद्योग। इस योजना के समय ही दोस्तों रक्षा शहर जबलपुर में, अब ध्यान रखना है भाई, जबलपुर को रक्षा शहर भी कहते हैं, तो रक्षा शहर जबलपुर में आयुध वाहन फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। 1970 में दोस्तों इंदौर में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई। 1972 में जबलपुर में ग्रे आयरन फाउंड्री की स्थापना की गई। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ष 1970 में इंदौर में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना, 1972 में जबलपुर में ग्रे आयरन फाउंड्री की स्थापना और 1969 में जबलपुर में आयुध वाहन फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि सारा रिवीजन सा हो रहा है, जो चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आप रिवीजन के हिसाब से भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। फिर बारी आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना की। किस अवधि के दरमियान आई? 1974 से 1978, 4 वर्षों की थी। और दोस्तों, केंद्र सरकार की तर्ज पर हमने भी गरीबी हटाओ का नारा दे डाला। ठीक, और दोस्तों ध्यान रखना है, इस योजना के दरमियान 1976 में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई। तो कब की गई? फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। और दोस्तों, भोपाल में वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश निर्यात निगम स्थापित किया गया। इसे भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना की, 1980 से 85। फिर यहां आपको 2 वर्ष का गैप दिखेगा। उसके बारे में जो भी जानकारी आप रखते हैं कमेंट सेक्शन में हम तक प्रेषित कर दें। ठीक, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 और इसमें फोकस किया गया सिंचाई और विद्युत उत्पादन पर। अवनालिका अपरदन को रोकने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, 3 सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अवनालिका अपरदन प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में बता दें क्या कारण है वहां अवनालिका अपरदन का,
इसे भी बता दें। बात हो रही है छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच की। सिंचाई और विद्युत उत्पादन इसका उद्देश्य था। अवनालिका अपरदन को रोकना भी इसका उद्देश्य था। याद रखना है किस पंचवर्षीय योजना में अवनालिका अपरदन को रोकने का उद्देश्य था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, इंदिरा सागर बांध का शिलान्यास इस ही योजना के दरमियान किया गया और 1 नवंबर 1984, सबसे पहले तो 1984 बस याद रख लें कि मध्य प्रदेश रेशम संचालनालय का गठन किया गया 1 नवंबर 1984 को। ठीक, फिर बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत को प्राथमिकता दी गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत को प्राथमिकता दी गई। तो दोस्तों ध्यान रखें 1987 में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कहां पर है, सिंगरौली में स्थित है, किसकी सहायता से स्थापित किया गया, रूस की सहायता से स्थापित किया गया। तो 1987 में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई सिंगरौली में। और दोस्तों 1988 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रथम यूनिट विजयपुरा में प्रारंभ की गई। और दोस्तों विजयपुर किस जिले में है, यह आपको बताना, मैं ही बता देता हूं, गुना जिले में स्थित है। और दोस्तों 1989 में भोपाल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। तो ये 3 बिंदु आप 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ध्यान रख लें। उद्देश्य क्या था 1985 से 90 के बीच जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, उसका उद्देश्य था सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत को प्राथमिकता में रखना। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई ये 8वीं पंचवर्षीय योजना किस कार्यकाल के दौरान थी, तो 1992 से 97। फिर यहां पर 2 साल का गैप देखने को मिलेगा। दोस्तों अब तक हमने कुल 3 गैप की चर्चा कर ली। 3 वर्ष का 66 से 69 के बीच, फिर 2 वर्ष का योजना अंतराल आया था 78 से 80 के बीच, और दोस्तों तीसरी बार फिर 2 वर्ष का योजना अंतराल आया 90 से 92 के बीच। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। कुल कितने योजना अवकाश हो गए, कितने वर्षों के योजना अवकाश हो गए, आपको कमेंट सेक्शन में काउंट करके बता देना है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आएगा। आप सब कुछ पढ़ लेंगे और ये चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। दोस्तों विद्युत पर सर्वाधिक बल दिया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002 के बीच कृषि और समाज सेवा पर बल दिया गया। और दोस्तों 1997 में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL की दूसरी यूनिट विजयपुरा में प्रारंभ हुई। कहां प्रारंभ हुई, विजयपुरा गुना में NFL की दूसरी यूनिट 1997 में प्रारंभ हुई। फिर बारी आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना की सन 2002 से 2007। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों जो नई वन नीति 2005 की थी वह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान लाई गई। पहली वन नीति कब लाई गई, आप कमेंट सेक्शन में बता दें, इसकी चर्चा हमने कर ली है। फिर बारी आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना की वर्ष 2007 से 12। इसका लक्ष्य था समावेशी व धारणीय विकास। दोस्तों चंदेरी की साड़ी, बाघ प्रिंट और इंदौर के चमड़े के खिलौने को GI टैग दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 सामाजिक और धारणीय विकास इसका लक्ष्य था। दोस्तों महेश्वरी साड़ी, रतलामी सेब, नागपुरी संतरा को GI टैग मिला और भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा वर्ष 2013 में मिला। कुछ वीडियो पहले मैंने आपसे प्रश्न किया था कि किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा देने के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन एक भी विद्यार्थी ने उसका जवाब नहीं दिया, तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लग गया। अब आप सोचिए, आप कहते हैं सर सीरीज पूरी चलाइए और इस प्रकार से मुझे बुरा लगवाएंगे, तो मैं तो हतोत्साहित हो ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं सीरीज कंप्लीट कराऊंगा। इसी प्रकार से आप भी अब तो कम से कम महारत्न कंपनी के जो मानदंड है, किसी कंपनी को यदि नवरत्न से महारत्न बनना है तो कौन कौन से बेंचमार्क होते हैं, किन किन कंडीशन को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, अब तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता ही दें। तो दोस्तों जिन योजना अवकाश की हमने बात की थी कुछ देर पहले कि आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से हमें दिखाए जा रहे हैं। पहला योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच,
3 वर्ष का। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 के बीच 2 वर्ष का। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच 2 वर्ष का। इस प्रकार से कुल 7 वर्ष के योजना अवकाश हमें देखने को मिलेंगे। तो टोटल भी आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। पैसे की कमी से होने के कारण योजना अवकाश क्यों लाए गए? पैसे की कमी, शॉर्टेज चल रही थी, इस कारण एक एक वर्ष के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। छोटे छोटे टारगेट बनाए और उनको फिर अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था एक एक वर्ष के लिए। दोस्तों पहला योजना अवकाश हम जानते हैं 1966 से 69 के बीच लगाया गया और कुल 7 वर्ष योजना अवकाश में बताए गए टोटल। पहले योजना अवकाश में मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में किस क्षेत्र से हुआ था? तो मालवा क्षेत्र में हुआ था। फिर दोस्तों 1967-68 में नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई और दोस्तों 1978 में रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना कहते हैं, केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लागू की गई थी। फिर बारी आती है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की। तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में भोपाल में प्रथम स्थान रहा। दोस्तों भोपाल का पहला स्थान रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में। किसका पहला स्थान है? भोपाल का पहला स्थान है। और सुजलाम अभियान फर्स्ट में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है और सुजलाम अभियान सेकेंड में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान रहा है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं थैला एटीएम की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला थैला एटीएम इंदौर शहर में स्थापित किया गया और अब एटीएम से दोस्तों 10 रुपए में निकाले जा सकते हैं थैले। यदि आपके पास थैला नहीं है तो एटीएम से 10 रुपए में आप थैला निकाल सकते हैं और उस थैले को आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे पॉली बैग का चलन कम होगा, जिससे हमारे जो पर्यावरण है उसमें जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक सराहनीय पहल है जो इंदौर में शुरू की गई है थैला एटीएम के माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हमने चर्चा कर ली है किस बारे में? मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अब हम चर्चा कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के बारे में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐसा टॉपिक भी दिया हुआ है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो दोस्तों SDG है, ये पहला सूचकांक दिसंबर 2018 को प्रकाशित हुआ। तीसरा सूचकांक जो वर्तमान में लेटेस्ट है दिसंबर 2021 के आधार पर। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है। और दोस्तों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए किसने थे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसे कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों उद्देश्य क्या है? देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखना। वर्तमान सूचकांक में दोस्तों 2020-21 में केरल ने टॉप किया। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्थान 17वां रहा। सोचने वाली बात है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर का राज्य है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम 17वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, जो वर्तमान इंडेक्स है उसके आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कुल 17 गोल हैं और हम 17वें स्थान पर रहे हैं दोस्तों। सोचने की बात है। ठीक है, ठीक। तो सस्टेनेबल गोल की संख्या तो 17 है, यहां मुझे 16 दिखाई दे रही है दोस्तों। 16 ही लिखा है इसलिए 16 दिखाई दी। ठीक, जो UNDP वाले हैं उनकी संख्या है 17। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पहला सस्टेनेबल गोल है दोस्तों, यही वे वाले ही गोल हैं, उन्हीं लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करता है नीति आयोग अलग से सूचकांक जारी करके। ठीक, फिर भी यहां 16 लिखे हुए हैं। तो दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट है वह है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति और इस मामले में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश 24वें नंबर पर अपनी पताका फहरा रहा है। ठीक, सोचने वाली बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 की बात करें, भुखमरी की समाप्ति दोस्तों 21वें स्थान पर है। जितना ज्यादा स्थान उतनी घटिया कंडीशन, ये चलना है आपको मान के। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मध्य प्रदेश तो टोटल राज्यों में अंतिम में खड़ा हुआ है तो वो गलत चीज है। सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहां से हमें कंडीशन पता चलेगी। जो गोल नंबर 3 है उसमें क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और बढ़िया जीवन स्तर। तो इस मामले में दोस्तों हम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम 23वें स्थान पर हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य में क्या कंडीशन है हमारी? 23वें नंबर पर आते हैं। और दोस्तों 23वां नंबर हजारों में नहीं है। कुल राज्यों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 29 में 23वें नंबर पर आए हैं। हजारों में 23वें नंबर पर होता फिर भी ठीक है, हम नेगोशिएट कर लेते कि भाई ठीक है। लेकिन जब 29 राज्य ही टोटल हैं और उसमें आप 23वें नंबर पर आओ, तो ये दोस्तों जो अपराध, इसको क्या बोले, अपराध बोले कि गलती बोले, ये क्षम्य नहीं है। ठीक है,
हमें जल्दी से जल्दी प्रयास करना होगा। और दोस्तों ना सिर्फ हमें बल्कि सभी स्टेट को प्रयास करना होगा। जब सब लोग बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे तो भी दोस्तों, तो जब सब बढ़िया प्रयास करेंगे तो भी दोस्तों कुल 28, मैंने शायद 29 राज्य बोल दिया मध्य प्रदेश में, 29 राज्य बोला भारत में। दोस्तों 28 राज्य हैं। यदि मेरे मुंह से 29 निकला हो तो आप इनको 28 कंसीडर करें। मैंने शायद जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से 29 निकल आया। तो कहने का मतलब है कि जब 28 राज्य हैं और सब बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे तो 1 से लेकर 28 तक ही रैंकिंग आएगी। लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद हमारी पहले की स्थिति से आज की स्थिति बहुत बेटर होनी चाहिए। सुधार के साथ यदि कोई राज्य 28वें नंबर पर भी आता है, क्योंकि सभी प्रयास करेंगे तो जो अच्छा है वो और बेटर होगा, तो फिर चीजें चल जाती हैं। लेकिन आप निरंतर पीछे होते जाएं तो ये गलत चीज हो जाती है। दोस्तों 28 राज्य हैं वर्तमान में भारत में। शायद मैंने 29 बोल दिया फ्लो में, क्योंकि बहुत समय से 29 सुनते आ रहे थे, तो शायद 29 बोल दिया गया होगा मेरे द्वारा। तो इस बात को आप ध्यान रख ले, अदरवाइज पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपने 29 टिक कर दिया तो समस्या हो सकती है। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन की। ठीक, तो जो हमारा गोल नंबर 4 है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका मापदंड है। और दोस्तों इस मामले में भी हम 22वें नंबर पर हैं। अभी तक हमारा मध्य प्रदेश डबल डिजिट में परफॉर्मेंस देता आ रहा है। ठीक, फिर लैंगिक समानता की बात करें तो इस मामले में मध्य प्रदेश देश में 9वें स्थान पर है। दोस्तों 28 राज्यों में हम 9वें स्थान पर आ रहे हैं। सिंगल डिजिट देखने को मिली, लेकिन ज्यादा समय तक शायद नहीं रहेगी। फिर दोस्तों SDG 5 था लैंगिक समानता, SDG 6 है साफ पानी और स्वच्छता। तो दोस्तों इस मामले में हम 10वें स्थान पर हैं। फिर 7वें नंबर का गोल है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इस मामले में फिर हम 20वें स्थान पर आ गए कि ना तो ऊर्जा हमारे यहाँ सस्ती है और ना उतनी ज्यादा साफ है। तो कुछ तो बेटर होता भाई। सस्ती नहीं है तो कम से कम हम क्वालिटी पे काम कर रहे होते, स्वच्छ ईंधन होता। अब स्वच्छ नहीं है तो कम से कम सस्ता होता। लेकिन दोनों कंडीशनों में कंडीशन ऐसी चल रही है। ओवरऑल बात 20वें नंबर की आती है, सस्ती और स्वच्छ वाला मुद्दा नहीं है। 8वां गोल है अच्छा काम और आर्थिक विकास। इस मामले में हम 14वें नंबर पर हैं। 9वां गोल है औद्योगिक नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। तो इस मामले में हम 20वें नंबर पर हैं। जब उद्योग नहीं आएंगे, नवाचार नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो भाई रोजगार कैसे मिल जाएगा? सोचने वाली बात है। यही तो बेसिक आधारभूत संरचना है जिससे रोजगार मिलना है। तो जब भी आप सरकार के समक्ष अपनी बात को रखें तो इस रिपोर्ट को जरूर सामने रख दें। कोई आपसे वोट मांगने आए तो पूछें भाई कि अब ये स्थिति देखिए, आप किस आधार पर हमसे डिमांड करते हैं कि हम आपके लिए ही वोट दें। ठीक है। फिर दोस्तों SDG 10 की बात करें तो असमानता में कमी के मामले में मध्य प्रदेश 24वें नंबर पर है। फिर SDG यदि हम 11 की बात करें, यह क्या है? टिकाऊ शहर और समुद्री सामुदायिक विकास। ठीक है, तो 11वां गोल क्या है? टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास। तो दोस्तों टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास के मामले में मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। तुलनात्मक रूप से इसमें ठीक कंडीशन है। फिर दोस्तों 12वां जो गोल है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, इस मामले में दोस्तों 11वें पायदान पर हम सारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। फिर दोस्तों 13वां गोल है जलवायु परिवर्तन। इस मामले में 19वां स्थान है। और हम जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर भी हमारी ये कंडीशन है। आप देख रहे हैं उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। फिर दोस्तों SDG 14 जो है पानी में जीवन, यह मापदंड सिर्फ तटवर्ती राज्यों पर लागू होता है। मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है, जिस कारण से यह बेंचमार्क यहाँ पर लागू नहीं हो पाता। तो दोस्तों भू आविष्ठित राज्य क्या कहलाता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है, और दुनिया का दोहरा भू आविष्ठित देश कौन सा है, या कितने हैं? इन दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में देने आपको। SDG 15 की बात करें तो भूमि पर जीवन के मामले में मध्य प्रदेश का देश के दूसरे राज्यों में जो सभी राज्य हैं उनमें दूसरा स्थान है। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस यहीं पर है भूमि पर जीवन के मामले में। ठीक, क्योंकि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी बैलेंस्ड है। कितना है कमेंट सेक्शन में बताएं। और भूमि ठीक ठाक मात्रा में लोगों के पास रहने के लिए है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्थान है। हम दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी हैं पूरे देश का क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक, SDG 16 की बात करें तो शांति और न्याय के लिए
संस्थानों की बात करें तो दोस्तों फिर मध्य प्रदेश 24वें स्थान पर है। ऐसे कोई बढ़िया इंस्टीट्यूशन नहीं है जो शांति और न्याय पर काम कर रहे हो। तो दोस्तों ये है 16 गोल, कुल 17 बनाए गए हैं, यहाँ पर 16 की चर्चा की गई है। तो दोस्तों अब एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा, एक तो सीधा पूछ लेंगे कि इसमें मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा है, और दूसरा इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 में क्या है, तो बताएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, 7 में क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन किस नंबर के एसडीजी में है, 13 में है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझने का और याद करने का प्रयास करना है। तो ये तो बात कर ली हमने योजना, राज्य योजना मंडल के बारे में, जिसका नाम अब है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी हमने बात करी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। इस वीडियो में अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आपको करना क्या है, मेहनत करना है, रिवीजन करना है, आगे बढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।